चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का। देखिए, जो लास्ट हमारा लेक्चर था वहां पर हमने बात की थी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला की, यानी कि हमने अणु सूत्र के बारे में, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है पढ़ लिया था, दोनों में किस तरीके से लिंक किया जाता है वो भी हमने समझ लिया था। और अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हो तो आप किस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करेंगे, ये इतनी चीजें जो है वो हमने समझ ली थी। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वहां पर हम एक नया टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, हमने पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक का नाम है स्टोइशियोमेट्री के बारे में हमने पढ़ना है। देखो, स्टोइशियोमेट्री की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली आपको पढ़ना क्या होता है, हिंदी में इसका बहुत ही टिपिकल सा नाम होता है इस टॉपिक का। इस टॉपिक को रस समीकरण मिति कहा जाता है। तो रस समीकरण मिति कहें या फिर हम इसे स्टोइशियोमेट्री कहें तो इंग्लिश में ही क्या है जो पढ़ना है वो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो देखो, इसमें एक्चुअली में हमें अलग अलग टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है ना वो करने पड़ते हैं। अगर हम पूछें कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, तो देखो, स्टोइशियो का मतलब होता है, ठीक है, मैटर। स्टोइशियो का मतलब क्या होता है, मैटर, यानी कि हम कहें पदार्थ। और वही मेट्री का मतलब क्या होता है, उस चीज का क्या करना, मेजरमेंट करना या फिर हम कहें मापन। तो जब भी हम या फिर हम कहें कि जिस फील्ड में हम क्या करेंगे, जो भी आपको अणु, परमाणु, कोई भी यौगिक दे रखा है या फिर हम कह रहे हैं कि कोई भी पदार्थ जो आपको दे रखा है, हम उसका जब मापन करते हैं, जब हम उसका मेजरमेंट करते हैं, जब हम बात करते हैं मोल्स की, जब हम बात करते हैं आयतन की, जब हम बात कर रहे हैं उसके मास यानी कि द्रव्यमान की, या फिर हम बात कर रहे हैं उसमें जितने भी कण उपस्थित हैं, जितने किसी भी अणु में परमाणु उपस्थित है, किसी भी यौगिक में जितने अणु उपस्थित है, उस हर चीज का जब हम ओवरऑल क्या है आप कह सकते हो पूरी तरीके से उसको स्टडी कर लेते हैं, तो उसका मतलब ही क्या होता है, स्टोइशियोमेट्री होता है। ठीक है, तो अब इसको समझने से पहले या फिर अगर मैं आपको बताऊं सीधा ही न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी एक एग्जाम्पल के साथ कि किस तरीके से आप स्टोइशियोमेट्री को समझ सकते हैं। देखो, मान लो आपको स्टोइशियोमेट्री जब भी करनी होती है ना, तो आपको करना क्या होता है, कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना होता है वो आपको रिएक्शन लिखनी होती है। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, जो केमिकल रिएक्शन है उसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही क्या होकर मिलकर कंबाइन होकर संयोजित होकर HCl प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि मैंने लिखा कि H2 प्लस में Cl2 दोनों ही कंबाइन होकर HCl को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या कर ली, इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो लिख ली। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने का काम करेंगे, यानी कि जो भी अभिक्रिया आपको दी होगी इसको क्या करेंगे, आप संतुलित करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सिंपल सी रिएक्शन है। देखो, H2 और Cl2 दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि जहां पर हम रिएक्टेंट लिखते हैं, अभिकारक लिखते हैं, वहां पर दोनों ही क्या है, हाइड्रोजन भी 2 एटम है और क्लोरीन के भी 2 एटम है, जबकि यहाँ पर क्लोरीन का क्या है, सिर्फ एक ही एटम है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर मान लो मैं यहाँ पर लगा दूं 2, तो अब आप देख रहे हैं कि H2 और Cl2 gives 2HCl। तो हाइड्रोजन भी 2 हो चुके हैं और क्लोरीन भी 2 हो चुके हैं, यानी कि जो हमारे पास रिएक्शन थी वो क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो पहले दोनों ही हमने जो स्टेप है वो फॉलो कर ली। अब थर्ड जो हमारे पास इसमें स्टेप आएगा, वहां पर आपको करना क्या है इनका, ठीक है, हाँ जी, ध्यान रखें, स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट बताने हैं। देखो, स्टोइशियोमेट्री जो कोफिशिएंट होते हैं इनका मतलब क्या होता है, चाहे आप इनको स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट कह दें, चाहे आप इन्हें स्टोइशियोमेट्री गुणांक बोल दें। अब ये जो गुणांक है, ये जो कोफिशिएंट है, ये एक्चुअली में क्या है, ये और कुछ नहीं बल्कि इनके सामने आने वाला जो आप नंबर लगा रहे हैं रिएक्शन को बैलेंस करते टाइम पर, वही है। देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको हम 1 लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे और ये 2 आ गया, यानी कि ये हमारे पास कुछ रेशो 1 रेशो, ठीक है, रेशो क्या आ गया, 2। यही नंबर जो हम क्या करते हैं किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, वो एक्चुअली में तो कई बार हम आज तक ये चीज पढ़ते आए हैं कि ये इनके क्या होते हैं, मोल्स होते हैं। कि अगर आप हाइड्रोजन 1 मोल ले रहे हो, क्लोरीन भी 1 मोल ले रहे हो और जो HCl है वो आपके पास 2 मोल्स बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक रेशो बता रहे हैं।
ठीक है, और इन्हें हम क्या बोल देते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो इन्हें हम कह देते हैं। ये एक्चुअली में इनके मोल्स नहीं होते बल्कि उनके मोल्स का अनुपात होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यही रेशो जो है अब आपके हर एक मेजरमेंट में क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। और किस तरीके से करेगा वो अब आपको देखना है। देखो अगर मैं बात करती हूं सबसे पहले मोल्स के कंसेप्ट में, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं मोल्स के कंसेप्ट में, तो आप यहां पर लिखोगे किस तरीके से कि अगर हम हाइड्रोजन जो है, देखो 1 रेशो का मतलब क्या हुआ, 1 मोल ले रहे हैं, तो क्लोरीन भी आपको लेनी पड़ेगी 1 मोल, ठीक है। और जो HCl बनेगा आपके पास वो कितना बन जाएगा, 2 मोल्स बन जाएगा। ओके, अगर आप ये 1 मोल ले रहे हो, ये भी 1 मोल, और ये कितना बन जाएगा, 2 मोल्स क्या होगा, बनेगा। अब आपको क्वेश्चन ये इस तरीके से आ सकता है कि अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन 2 मोल ले लें तो HCl कितनी बनेगी, जो HCl है वो कितना प्रोड्यूस होगा। तो उस टाइम पर आपको करना क्या होगा, अगर आप इसे डबल कर रहे हो तो आपको इस वैल्यू को भी डबल करना होगा और ये जो मोल्स हैं इन्हें भी क्या करना होगा, डबल करना होगा, ठीक है। तो मोल्स के सबसे पहले तो मैं आपको जो एग्जांपल समझा रही हूँ वो यही है, हम चाहे मोल पूछा जाए, चाहे हमसे वो मास के, ठीक है, रिगार्डिंग पूछ लें, या फिर वो हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रिगार्डिंग पूछ लें, तो हमें सिर्फ एक रेशो के अकॉर्डिंग क्या होगा, चलना होगा। और किस रेशो के अकॉर्डिंग, जो रेशो हमारे पास उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते टाइम आया है, जो अनुपात आपके पास उस अभिक्रिया को संतुलित करते हुए आया है, उसी रेशो के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब अगर मान लो हम बात करते हैं सेकंड वाली, वॉल्यूम। हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम के रिगार्डिंग। देखो आपको अच्छे से पता है, आपने ये चीज पढ़ ली थी कि जब भी कोई चीज 1 मोल होती है, जब भी कोई भी चीज 1 मोल होती है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर। ये हम जब मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे ना, तब हमने चीज पढ़ी थी। तो आपको देखो 1 मोल अगर आप H2 ले रहे हो, इट मीन्स कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कितनी है, ठीक है, 22.4 लीटर है। अब उसके लिए 1 मोल ही क्या है, क्लोरीन की जरूरत है। तो यहाँ पर भी हमें उसका कितना आयतन या फिर कितना वॉल्यूम लेना होगा, 22.4 लीटर ही लेना होगा। और जब आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो उत्पाद बनेगा, क्या होगा, HCl। तो देखो 2 मोल, अगर 1 मोल की वैल्यू कितनी है, 22.4, तो 2 मोल की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, कुछ 44.8 लीटर जो है हो जाएगी, 44.8 लीटर जो है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अभी तक हम चल रहे हैं उसी जो अनुपात हमने आपको पहले बताया उसके रिगार्डिंग ही क्या कर रहे हैं, अभी तक हम बात जो है वो कर रहे हैं। अब जो सेकंड में या थर्ड नंबर पे मैं देखती हूँ वो हम रखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल क्या है प्रेजेंट हैं, या कितने कण जो है वो प्रेजेंट है, उनके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो आप अच्छे से जानते हैं जब भी कोई चीज 1 मोल होती है तो उसमें जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। कितने, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये मैंने करवाया था, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर उसमें आपको कण जो है वो मिलते हैं। तो देखो हाइड्रोजन जब आप 1 मोल लोगे तो उसमें आपको 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर क्या मिलेंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। जब आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के 1 मोल ले रहे हैं तो क्लोरीन के भी कितने चाहिए, 1 ही मोल चाहिए। तो इसका मतलब इस टाइम भी हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो कितने होंगे, 1 ही होंगे। लेकिन जो हमारा उत्पाद है या जो प्रोडक्ट है वो कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। तो उसके लिए अब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या फिर जो कणों की संख्या है वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इस टाइम पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास बनेंगे वो कितने होंगे, 2n ही होंगे। यानी कि हमने एवोगैड्रो नंबर को क्या कर दिया है, डबल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम चाहे मोल्स की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, या फिर क्या करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, हम तीनों ही रिस्पेक्ट में इसको तीनों के रिगार्डिंग जो है बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मास की, अब हम बात कर रहे हैं मास, यानी कि हम द्रव्यमान की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखो द्रव्यमान की जैसी हम बात करेंगे, मास की जैसी हम बात करेंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ पर देखना होगा जब भी 1 मोल होता है तो बेसिकली आप देखते हैं कि द्रव्यमान किसके बराबर होता है, उस परमाणु भार के बराबर ही होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या कि जो हमारे पास ये हाइड्रोजन है कितनी है, ठीक है, 1 हाइड्रोजन के लिए उसका द्रव्यमान हम कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो 2 हाइड्रोजन के लिए कितना लिखेंगे, 2,
ठीक है। फिर बात करो क्लोरीन की, तो एक क्लोरीन के लिए उसका द्रव्यमान कितना लिखा जाता है, 35.5। ओके, इनको जो भी आपके पास, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर आपको यही कहूंगी कि लगभग 1 से लेकर 30 तक के जो तत्व हैं, आप उनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जो है वो क्या करें, अच्छे तरीके से याद कर लें। क्योंकि अगर आप हायर एलिमेंट्स की बात करते हो, ठीक है, भारी तत्व जो होंगे कुछ, वहां पर जो आपको एग्जाम में उनका जो एटॉमिक वेट होता है या परमाणु भार होता है वो दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, जैसे आपके पास सिंपल सा ऑक्सीजन है, सोडियम है, कैल्शियम है, जिंक है, तो ऐसे जो 1 से 30 तक के जो तत्व हैं वहां पर आपको परमाणु भार नहीं दिया जाता। इतना आपको याद होना क्या है, जरूरी है। तो क्लोरीन के लिए हम लिखते हैं 35.5। अब देखो कितने, 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन के लिए हम क्या करेंगे, 35.5 प्लस 35.5, तो 35 कितना हो गया, 70, और 0.5 और 0.5, तो यहां पर आ जाएगा 71। ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज आपको अलग मिलेगी, मैंने कहीं पर भी प्लस का साइन नहीं लगाया, लेकिन मैं यहां पर क्या करूंगी, प्लस का साइन लगाऊंगी। ठीक है, और आप लगाएंगे यहां पर एक इक्वल का साइन, और क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है उसका भी टोटल मास यहां पर लिखेंगे। देखो HCl कितने हैं, 2 हैं, तो एक और HCl आ गया। अब देखो हाइड्रोजन के लिए एक, प्लस में क्या करेंगे 35.5, हाँ जी, इस हाइड्रोजन के लिए भी एक, क्लोरीन के लिए लिखेंगे 35.5, यहां टोटल करोगे तो आएगा 36.5, यहां पर भी करोगे 36.5। लेकिन जब आपको दोनों ही HCl के लिए पूछा जाएगा तो आपको इन दोनों को प्लस करना है, और आपके पास आंसर कुछ कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। तो 73 जो है वो हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट का आ गया। अब आप देखो, आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जो आपने यहाँ पर बात की है अभिकारकों की, अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है वो भी आपको कितना मिला है, 73, और प्रोडक्ट जो है वो भी आपको क्या मिला है, 73 मिला है। बाकी कहीं पर मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया, सिर्फ मास वाले में लगाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हमने बात की थी द्रव्यमान संरक्षण वाले नियम की, यानी कि बात हमने की थी मास कंजर्वेशन वाले लॉ की, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। जितना रिएक्टेंट का, ठीक है, मास होता है, उतना ही टोटल किसका होता है, प्रोडक्ट का भी मास होता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी तो 1 मोल और 1 मोल 2 मोल बन रहे हैं, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, यहाँ पर 44.8 लीटर बन रहा है, डबल हो रहा है। यहाँ पर भी एक एवोगैड्रो नंबर, प्रोडक्ट में 2 एवोगैड्रो नंबर बन रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने बाय चांस ही जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, इसी तरीके का लिया है। अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर दूं तो आपको ये चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। ऐसा कभी जरूरी नहीं होता कि आप रिएक्टेंट को प्लस करके क्या करेंगे, इसके मोल्स बनाएंगे, या रिएक्टेंट के आयतन को प्लस करके यहाँ पर आयतन बना देंगे, या रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उनको प्लस करके प्रोडक्ट के पार्टिकल्स जो बनाएंगे। ऐसा कभी जरूरी नहीं होता, ये तो बाय चांस ही हमारे पास क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल ऐसा आ गया है कि ये चीजें आपको क्या है, प्लस होते हुए लिख रही हैं। अगर मान लो मैं आपके सामने एग्जाम्पल को चेंज कर दूं, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ से इरेज करती हूँ इस चीज को, और एग्जाम्पल जो है वो एक आपके सामने लिखती हूँ। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, हाँ जी, नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। ये आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ जब हम उसको क्या कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाती है, हमारे पास अमोनिया। ये NH3 है, ये क्या है, अमोनिया है। ओके, तो अब करना क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करके देखो। रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ नाइट्रोजन कितनी है, 2, यहाँ नाइट्रोजन 1 ही है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। नाइट्रोजन देखो बैलेंस हो गई, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या हो गई, 2 हो गई, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गई। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन देखो 3 2 6, 3 दूनी 6 यहाँ पर हाइड्रोजन के क्या परमाणु है, जबकि यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा 3, तो 3 दूनी 6, हाइड्रोजन क्या हो गए, बैलेंस। ओके, तो अब ये जो रिएक्शन है ये पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, बैलेंस। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 आएगा। अब देखो रेशो क्या बना, 1:3:2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं मोल्स के कंसेप्ट में बात करूंगी, अगर आप ये 1 मोल ले रहे हो
तो ये आपको कितना लेना होगा, 3 मोल लेना होगा। और अमोनिया आपके पास कितनी बन जाएगी, 2 मोल बनेगी। तो अब आपको देखो यहाँ पर तो 1 मोल 2 मोल मिलकर बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो 1 मोल और प्लस अगर आप कर दोगे तो आंसर में तो 4 मोल आ जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास अमोनिया कितनी बन रही है, 2 मोल बन रही है। सेम ऐसा ही चीज अगर मैं देखूं यहाँ पर 1 एवोगैड्रो नंबर, यहाँ पर 3 एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि 3 मोल है ना, तो एवोगैड्रो नंबर का क्या करना होगा, 3 गुना करना होगा। तो यहाँ लेकिन बनेगा प्रोडक्ट में कितना, सिर्फ 2 ही एवोगैड्रो नंबर। तो ये चीज आपको स्टोइशियोमेट्री में समझनी है कि ऐसा कभी भी जरूरी नहीं होता कि आप जितने भी अभिकारक हैं उनके मोल्स को प्लस करके, उनके वॉल्यूम को प्लस करके, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कणों की संख्या को प्लस करके आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, मास अगर आप बात करोगे, द्रव्यमान की अगर आप बात करोगे, तो द्रव्यमान जो है वो आप प्लस करके प्रोडक्ट का बता सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों को प्लस करके आपको नहीं लिखना है। यही चीज हम स्टोइशियोमेट्री के अंदर क्या है पढ़ते हैं। जो भी आपके सामने देखो, आपको याद होगा जब हम गैलुसेक का जो नियम था वो पढ़ रहे थे, तब भी मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई थी कि जो इनके मोल का अनुपात होता है वही इनके आयतन का भी अनुपात रहता है। एक्चुअली में वो भी क्या है, स्टोइशियोमेट्री से ही रिलेट करके हम उसको पढ़ रहे थे। तो जो इनका रेशो आपको सिंपल सा मिलेगा वही आपको क्या मिलेगा, इनके मोल्स का रेशो मिलेगा, और वैसे ही आपको इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रेशो, और वही आपको इनके आयतन का रेशो भी मिलेगा। ठीक है, वॉल्यूम का रेशो देखो, 1 मोल तो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। अगर आप लेते हो, इसके लिए जरूरत है हमें कितनी, 3 मोल की। कितनी जरूरत है, 3 मोल। ठीक है, हाँ जी, हाइड्रोजन की जरूरत है। तो अब आपके पास ये कुछ 66 ठीक है, या 67.2 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप इसको क्या करोगे, 3 गुना करोगे। ओके, और बनेगा कितना, 2 मोल। तो 2 मोल के लिए जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 44.8 लीटर। तो ये डबल हो गया। अब देखो, क्या हमने यहाँ पर इसको प्लस करके लिखा, तो ऐसा नहीं हमने किया, या हमने इसको यहाँ पर प्लस करके लिखा, तो ऐसा भी हमने क्या है, नहीं किया। तो यही चीज क्या है, मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा सा समझानी थी, फिर इसको नोट कर लो। अब इसके बाद जो सिंपल से जो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो किस तरीके से आपसे एग्जाम में यहाँ पूछे जाएंगे फटाफट, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। हाँ जी, तो देखिए, अब मैं एक छोटा सा जो न्यूमेरिकल है वो क्या है आपको करवाती हूँ, फिर आप देखेंगे कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है 20 ml, ठीक है, आपके पास 20 लीटर हाइड्रोजन को क्लोरीन से अभिकृत करवाने पर, यानी कि इसको समझना, लिखा क्या हुआ है, ये चीज लिखी हुई है कि अगर हम 20 मिलीलीटर 20 ml, ठीक है, हाइड्रोजन को क्लोरीन से क्या करवा देते हैं, रिएक्ट करवा देते हैं, अभिकृत करवाने पर, रिएक्शन दोनों की करवाने पर कितना वॉल्यूम, यानी कि कितना आयतन जो है वो HCl, ठीक है, प्रोड्यूस होगा, HCl या फिर का HCl का उत्पादन होगा। ओके, सबसे पहले समझना कि क्या लिखी हुई है ये बात, या फिर सिंपल सा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि अगर आप क्या करते हैं, 20 ml हाइड्रोजन ले लेते हैं और उसकी रिएक्शन क्लोरीन से करवा देते हैं, तो आपके पास कितना वॉल्यूम HCl का बनेगा, कितना आयतन HCl का क्या होगा, बनेगा। अब देखो, कई बार क्या होता है, सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास लिखा हुआ है तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें ज्यादा वैल्यूज या ज्यादा डाटा तो हमें दिया ही नहीं गया है, तो इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि या तो होना कि आपको क्लोरीन की वैल्यू भी बताई हो कि आपने इतना क्लोरीन भी लिया है, तब हमें पता चल जाए कि HCl कितना बनेगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, तो आपको करना क्या है, जैसे जैसे हमने अभी रिएक्शन को पढ़ा है वैसे वैसे लिखना है। अब एक चीज और देखो, हाँ जी, यहाँ पर हमने लिखा H2, अभी अभी हमने रिएक्शन पढ़ी Cl2, और बना क्या है, HCl। सबसे पहले क्या करोगे आप, कोई भी न्यूमेरिकल करते टाइम पे रिएक्शन लिखो, उसको क्या कर दो, बैलेंस कर दो। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अभी अभी हमने देखा है कि इस रिएक्शन को हम बैलेंस क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे H2 आया, Cl2 आया, यहाँ पर हम लगा देंगे 2HCl। अब देखो, रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुकी है, हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, और HCl में भी क्या है, हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2। सही जो रेशो बना वो क्या बना, 1:1:2। अब यहाँ पर देखो,
अभी हम पढ़ रहे थे कि जब 1 मोल होता है तो एक्चुअली में आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। लेकिन जब हमने गैलुसेक के रूल के बारे में पढ़ा था, जैसे मैंने आपको बताया कि हम वो भी क्या करते हैं, स्टोइशियोमेट्री, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं या रिलेट करके दोनों को पढ़ सकते हैं। तो इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज आपके पास क्या आएगी कि अगर आप यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 20 ml ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 20 ml, ये आपको नहीं दिया गया है और ये आपसे क्या है, पूछा गया। क्लोरीन भी आपको नहीं दिया गया और HCl कितना बनेगा वो आपसे पूछा गया। तो अब आप खुद देखो कि 1 की वैल्यू अगर क्या है, 20 ml है। अब जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर 22.4 लीटर ही लेना है, आपको इन्होंने ऑलरेडी क्या कर दिया है, अब उन मोल्स वाले में या एकदम जो ऑथेंटिक जो आयतन लिया जाता है उसकी बात नहीं कर रहे। अब आपको यहाँ पर गैलुसेक के लॉ के अकॉर्डिंग जो इनके मोल का रेशो है वही आपको आयतन का रेशो भी क्या होगा, रखना पड़ेगा। तो अगर एक की वैल्यू 20 है तो इस एक की वैल्यू भी तो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी ना। यानी कि आपको क्लोरीन भी कितनी चाहिए होगी, 20 ml ही चाहिए होगी, लेकिन इस 2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। इसका मतलब जो आपके पास, ठीक है, हाँ जी, HCl बनेगा वो कितना बनेगा, 40 ml बनेगा। ऐसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवा के दिया, क्या कि अगर आप ये 20 ml लेते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा, तो हमारे पास 40 ml जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। अगर मान लो इसी में ही मैं आपको क्वेश्चन ये दे देती हूँ, मान लो क्वेश्चन सेम यही है, सेकंड जो आपको इसके बीच में चीज बतानी है वो क्या, हाँ जी, अगर मान लो आप 4 मोल H2 अगर आप ले लेते हो, तो 4 मोल H2 अगर आप ले लेते हो तो आपको यहां पर करना होगा, हाँ जी, क्लोरीन जो है वो कितना आयतन लेना पड़ेगा। अब देखो ये बहुत ही अलग सी चीज आई है, कितना आयतन जो है वो आप क्लोरीन का लेंगे। क्वेश्चन समझो, मैंने आपको बोला है कि आप हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्या करवा रहे हो, रिएक्शन करवा रहे हो, और जो HCl है वो कितना ले रहे। पहले क्वेश्चन मैंने पूछा HCl कितना बना, तो आपने देखा 20 ml, ये कितना हो गया, 20 ml, ठीक है, या 40 ml बन गया क्योंकि डबल कर रहे थे। अब क्वेश्चन आपके पास यही है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभी भी रिएक्शन हो रही है और HCl बन रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर चेंज क्या हुआ है कि अगर आप 4 मोल हाइड्रोजन ले लेते हो तो 4 मोल हाइड्रोजन से HCl बनाने के लिए क्लोरीन का कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा। अब देखो मोल दिए हुए हैं, वॉल्यूम पूछा है, यहां पर वॉल्यूम देकर वॉल्यूम ही पूछा था, यहां पर मोल्स देकर वॉल्यूम पूछे। तो वापिस से आपको करना क्या है, सेम पहले रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन लिखो H2, अभी आप रिएक्शन समझ गए हो, 1 नहीं आएगा, यहां पर Cl2 आएगा, यहां पर बन जाएगा 2HCl। आपने ये रिएक्शन समझ ली कि इसी तरीके से कर रहे हैं। अब देखो इन्होंने बोला कि अगर आप हाइड्रोजन 4 मोल ले लेते हो, जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो चलिए 4 मोल आएगा। जब इसको 4 से पहले 1 मोल है, 4 मोल लेना है, इसका मतलब इसका 4 गुना करना पड़ रहा है हमें। तो जब ये 4 गुना होगा तो ये भी तो कितना लेना पड़ेगा ना, 4 गुना लेना पड़ेगा, और ये भी कितना बनेगा, 4 गुना, यानी कि ये 4 मोल्स लेने होंगे और ये 4 2 8 मोल बनेंगे। अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो देखो अभी भी इसका जो रेशो है वो यही आ रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1 1 2 वाला ही रेशो आपको सही रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ हाइड्रोजन को क्या कर दो, 3 गुना 4 गुना या जितना करना है उतना कर दो, बाकी सबको ऐसे पड़ा रहने दो, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपको ये 1 मोल, ये 1 मोल और ये 2 मोल ऐसे बन रहा था, तो अगर आप इसको 4 गुना कर रहे हो तो इसको भी 4 करो और इसको भी 4 गुना। देखो फिर से कैसा बनेगा, अगर आप इसका सिंपल रेशो निकालोगे तो 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, 1 1 2, रेशो सेम का सेम रहना चाहिए। अब इन्होंने आपको कह दिया कि सिंपल सा क्वेश्चन कि अगर आप ये 4 मोल ले रहे हो तो इसका कितना वॉल्यूम बनेगा। अब खुद देखो, जब आप 1 मोल ले रहे थे तो वॉल्यूम कितना था, 20 ml, तो जब आप 4 गुना कर दोगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 4 2 80 ml हो जाएगा। सेम यहां पर बात करो क्लोरीन के लिए, जब आप क्लोरीन 1 मोल ले रहे थे तो वॉल्यूम कितना था, 20 ml, लेकिन जब आप क्लोरीन 4 मोल ले रहे हो तो जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो अब इसमें भी आपको 20 ml का क्या करना होगा, 4 गुना करना होगा और 80 ml जो है वो सही आंसर जो है निकालना होगा। अब पहले देखो क्या था, पहले आपके पास बन रहा था
40 ml। अब इसमें भी आपको 40 ml का क्या करना होगा, 4 गुना करना होगा, तो आपके पास 160 ml जो है वो क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसे आपको जो चीज पूछी जाए आप वैसे ही क्वेश्चन को क्या है कर सकते हो। आपको 1 के रिगार्डिंग पूछा जाए तो कर दो, आपको 4 गुना पूछा जाए तो वो कर दो, मोल्स देकर। अब इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि 4 मोल हाइड्रोजन को कितने, ठीक है, वॉल्यूम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना है, तो 4 मोल हाइड्रोजन को हमें 80 ml जो है वो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, क्लोरीन के साथ क्या करवाना है, रिएक्ट करवाना है। फिर अगर वो पूछे कि आपसे HCl कितने मोल बनेंगे, तो HCl के कितने मोल बन रहे हैं, 8 मोल बन रहे हैं। तब जब हम 4 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं तो HCl के 8 मोल बन रहे हैं। अगर वो पूछ लें कि HCl का कितना वॉल्यूम बनेगा, तो हम बता देंगे कि HCl का 160 ml जो है वो वॉल्यूम बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपसे बहुत सारे क्या है पूछे जा सकते हैं। आपको इसमें सिर्फ करना ही क्या होगा, जो चीज दे रखी है वो लिखो, उसी के रेशो में आप बाकी चीजें लिखो, और मोल्स दे रखे हैं तो मोल्स, उतने मोल्स तक चले जाओ, उतने मोल्स का आयतन ले आओ। आपको अगर उसी में उन्हीं मोल्स में अगर द्रव्यमान दे तो वैसे ही क्या कर दो, उसको डबल कर दो या जैसे भी। तो ऐसे सिंपल से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से इरेज करूं और एक और छोटा सा क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लिख दूं, तो आपको और भी चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन है मान लो आपके पास, एक 3rd नंबर पे मैं और देती हूँ कि अगर आप 100 ml मीथेन के दहन के लिए 100 ml मीथेन के दहन के लिए कितनी या फिर कितने आयतन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप क्या ले रहे हैं, मीथेन ले रहे हैं और मीथेन का क्या करवा रहे हैं, कंबशन करवा रहे हैं। ध्यान रखो, दहन का मतलब होता है कंबशन करवाना। इट मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज को जलाना, बर्न करवाना, तो उसे हम हिंदी में कह देते हैं दहन। दहन का सिद्धांत था, हमने पढ़ा था ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोसियर, उन्होंने ही क्या किया था, बताया था सबसे पहले कंबशन थ्योरी के बारे में। करेंगे क्या, रिएक्शन लिखो, मीथेन CH4, हाँ जी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। ठीक है, तो दहन हो रहा है। हाँ जी, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, मैं बार बार बता चुकी हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। और जब भी हम हाइड्रोकार्बन्स का क्या करवाते हैं, कंबशन करवाते हैं, दहन करवाते हैं, तो इससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो फॉर्म होते हैं। इसके अलावा कोई तीसरी चीज फॉर्म नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेंगे जब भी आप हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन की क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि उनका दहन करवाएंगे। ठीक है, चाहे आप किसी भी टाइप का कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोकार्बन है वो ले लें, चाहे आप कोई एल्कीन ले रहे हैं, चाहे कोई एल्काइन ले रहे हैं, मतलब आपके पास मान लो ब्यूटीन है, ठीक है, पेंटाइन है, हेप्टेन है, हेक्सेन है, ये सभी टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हैं। जैसे ही आपको लिखा हुआ आ जाए कंबशन, तो कंबशन में आपने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है उसी को ही रिएक्ट, उन्हीं को ही बनाना है। अब देखो, रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, कार्बन 1 है, यहां पर भी कार्बन 1, ठीक है, हाँ जी, हाइड्रोजन 4 है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही हैं, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमें 2। हाइड्रोजन देखो बैलेंस हो चुके हैं, हाइड्रोजन बैलेंस तो हो चुके हैं। अब अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 2 ईयर है और 2, 4 ऑक्सीजन इस साइड है, जबकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 भी लगा देते हैं। तो देखो आप यहाँ पे देखोगे तो कार्बन आपको 1 मिलेगा, हाइड्रोजन आपको 4 मिल जाएंगे, ऑक्सीजन इधर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। अब देखो फॉर्म 1:1, यानी कि 1:2:1:2, ये हमारे पास जो है रेशो आ चुका है। अब इन्होंने आपको सिंपल सा क्वेश्चन क्या दिया है, देखो तो 100 ml जो है वो मीथेन लिए, यानी कि 100 ml मीथेन आपको पूछ लिया और इसके दहन के लिए कितने आयतन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो ये आपको बताना है। अगर 1 की वैल्यू 1 मोल ले रहे थे तो 100 ml ले रहे थे, तो 2 मोल लेने पर आयतन भी तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपको कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, 200 ml ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। फिर अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 ml, तो 100 ml ही बनेगा।
वाटर जो है वो कितना बनेगा, तो वाटर जो है वो 200 ml बनेगा, क्योंकि वाटर या फिर 2 मोल्स बन रहे हैं। तो ये सिंपल सी चीज थी ना, अगर 1 मोल ये ले रहे हो तो 2 मोल ये लेना पड़ेगा, ये 1 मोल बनेगा और ये कितना बन जाएगा, 2 मोल बनेगा। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हम हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, ठीक है, मीथेन के केस में उससे डबल जो है वो हमें क्या लेनी पड़ रही है, ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है, उसके बराबर ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एंड डबल क्या बन रही है, जो वाटर है वो बन रहा है। अब ऐसे आपके पास कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मान लो वो ये कह देते हैं कि हम यहाँ पर, ठीक है, जो मीथेन है उसको ले रहे हैं 2 मोल, उन्होंने कह दिया मीथेन को हम ले रहे हैं 2 मोल, अगर ऐसा कह दिया तो इसको आपको डबल करना होगा, इसको भी आपको डबल करना होगा, इसको भी आपको डबल करना होगा। उस टाइम पर जो सही आंसर है वो आपके पास क्या आएगा, हाँ जी, अगर आपको उन्होंने पूछ लिया कि ये 2 मोल बन रही है तो 2 मोल पे इसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा, 1 मोल पे 100 था ना, तो 2 पर 200 हो गया, ये 2 2 जा 4, तो 2 पर 200 था, 4 पर कितना हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। ये अगेन 1 2 जा 2, 200 ml बनेगी, ये 2 2 जा 4, 400 ml बनेगा। तो चाहे वो आपसे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, चाहे वो आपसे मोल्स की बात कर रहे हैं, कुछ भी चीज पूछी जा रही है आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दें। अगर उन्होंने आपको कह दिया कि 2 मोल, ठीक है, जो हमारे पास मीथेन है उसके लिए हमें कितनी ऑक्सीजन की, उसको बर्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की हमें जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो 2 मोल के लिए ये 200, तो ये 400 ml आप लिख दो। आपसे पूछा जाए 2 मोल जो हमारे पास मीथेन है उसको बर्न करने पर कितने मोल्स वाटर जो है वो बनेगा, तो जब इसको डबल किया तो इसे डबल करके कितना आ रहा था, 4 मोल आ रहा था ना, तो 4 मोल वाटर जो है वो बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल से आपके पास स्टोइशियोमेट्री में से पूछे जाते हैं। जितना हमने अभी तक पढ़ा है, जितने टॉपिक हमने अभी तक किए हैं, उसके रिगार्डिंग आपको सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो भी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा हार्ड चीजें हैं, बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक जो है वो हमने नहीं पढ़े हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी, ठीक है, चिंता नहीं करें। जैसे जैसे हम हमारे टॉपिक्स में आगे बढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, तो काफी सारे नए नए टॉपिक जो है वो आप लोगों के पास आते जाएंगे और उसी के बेस पर हम जो क्वेश्चंस हैं वो भी करते जाएंगे। तो इसके बाद जो लेक्चर हमारा रहेगा वहां पर हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं उन्हें समझेंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलूंगी आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।